मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन को हम दो मोटी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। देखो भाई, मोशन होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वो जीरो भी हो सकती है, 5 मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, 5 मीटर पर सेकेंड बेसिकली। तो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हो गया। दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब बाय डेफिनेशन यहाँ एक्सेलरेशन जीरो था तो यूनिफॉर्म था, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब इस केस में भी हमारे पास दो बातें होती हैं। दो बातें क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो तो नहीं है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड है या एक्सेलरेशन समय के साथ बदल रहा है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है ना। जीरो होगी तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसकी कुछ फेमस इक्वेशन है, हमारे पास 3 इक्वेशन आती है, अभी देख लेंगे उनको भी। और अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, बेसिकली उसकी बोल ले जाते हैं हम कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वो मोशन है। इसमें हमारे पास कुछ कैलकुलस वाली इक्वेशन होती है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी इसको भी डिटेल में देख लेंगे। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया। हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, जो कि हमारे मोशन की इक्वेशन काफ़ी फेमस, बहुत समय से आप उसको पढ़ते आ रहे हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर u और v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, हमारे पास s जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है? वहाँ पे उसमें टाइम का काम ही नहीं होता, वो एनर्जी से आती है हमारे पास, वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर इसी को लिखने का और एक तरीका होता है। देखो, u को आप लिख सकते हो v क्या लिख दोगे? u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी। और यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को क्लब करोगे तो एक और इक्वेशन बन जाती है, वो बनती है मेरे पास वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो या तो मुझे इनिशियल स्पीड पता हो, उसके ज़रिए मैं इसका काम कर लूँ, या फिर मुझे फाइनल स्पीड पता हो तो भी मैं डिस्प्लेसमेंट पता कर सकता हूँ। अक्सर इसका यूज़ कब होता है? जब हमने मान लो किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया है और हमको पता होता है कि भाई फाइनली इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, उस वक्त कई बार हमको ये वाली इक्वेशन को भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक, एक और हमारे पास इक्वेशन आती है वेलोसिटी एवरेज। उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो होती है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। और एक लास्ट आपको फॉर्मूला भी याद करना है, वो है एस एन। एस एन क्या होता है? एस एन होता है nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है u प्लस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। वॉट इज एस एन? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, इसको भी आप याद रख सकते हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ये क्वेश्चंस हो गए, इन पे बहुत सारे सवाल बार बार पूछे जाते रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. If the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in the first 20 second is s2, then तब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है? एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं करी, इन्हें क्या कह दिया? फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। मास अपने आप में खुद कांस्टेंट रहता है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहने वाली है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ गया। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में देखो इन्हें फिर से क्या पूछा है कि भाई लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में मैं कितना चल लेता हूँ? फर्स्ट 10 सेकेंड में मैं चलता हूँ डिस्टेंस s1। फर्स्ट 20 सेकेंड में मैं कुछ डिस्टेंस चल लेता हूँ, यहाँ पे लेट से 20 सेकेंड में मैं चलता हूँ s2।
अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि भाई आप ये जो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स है वो कहाँ से नाप रहे हो, आप यहाँ से नाप रहे हो या यहाँ से नाप रहे हो। और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इन द फर्स्ट 20 सेकेंड में S2 है ना, तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ था, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। अब S1 और S2 पता करने के लिए आपके पास कुछ इक्वेशंस है, इक्वेशंस का इस्तेमाल करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। तो देखो यहाँ पे हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। हमें क्या बोला था, स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब U की वैल्यू रही होगी 0। तो हमें पता चल जाता है S इज इक्वल टू हाफ AT²। अब एक्सिलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, S इज प्रोपोर्शनल टू T² होने वाला है। अगर मैं बात करूं मुझे S1 अपॉन S2 पता करना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, T1 है 10 सेकेंड, इसके लिए था, दूसरे वाले के लिए वो है 20 सेकेंड, तो डिनोमिनेटर में 20, इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगी वैल्यू 1/4। यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, S1 4S1 इज इक्वल टू S2, है ना, क्योंकि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। ये आ जाता है हमारे पास, ऑप्शन बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4/3 meter per second in the third second is। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, थर्ड सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पहली बात तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो उसके मोशन को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और इस दिशा में वो जाने वाला है, इस दिशा में उसके कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू है। हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना रहेगा, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत खूब। अच्छा, इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो ये हो गया, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो nth सेकेंड में हमारे पास डायरेक्ट बता देता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आनी है। अब उसका यूज ना करना चाहूँ, मान लो मेरे को फॉर्मूला नहीं याद, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, मैं देखूंगा भाई कि यहाँ से मुझे इतना डिस्टेंस में ट्रैवल कर लेता हूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, यहाँ से इतना डिस्टेंस में ट्रैवल कर लेता हूँ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। तो थर्ड सेकेंड कौन सा होता है, देखो फर्स्ट सेकेंड कौन सा होगा, 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक फर्स्ट सेकेंड हुआ, 1 से लेकर के 2 तक सेकेंड हुआ, और 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड तक थर्ड सेकेंड हुआ। तो बेसिकली मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है ना, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता करना है। तो आप पहले ये पता करें फिर ये पता करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें क्या बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, u की वैल्यू 0 हो जाती है हमारे पास। अब मैं इसको बोल दूंगा, लेट से ये था s, इसको नाम दूंगा मैं ठीक तरीके से, इसका नाम S2 रख दिया मैंने। S2 मतलब 2 सेकंड में कितने चल लिए। इसका नाम रख दिया मैंने S3, यानी कि 3 सेकंड में कितना चल लिए। S2 की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ AT²। हमें u की वैल्यू 0 गिवन है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4/3, टाइम की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4 × 4 16 अपॉन 2 × 3 विच इज इक्वल टू 8/3 मीटर। सिमिलरली मैं S3 की वैल्यू पता कर सकता हूँ। S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम चीज़ यहाँ पे लिखोगे तो u तो उसके लिए भी 0 है भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों ही केस में 0 थी ना। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4/3 × 3 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाती है, देखो ये कट जाएगा हमारे पास इस तरीके से 2 टाइम्स, और एक 3 से एक 3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 6। ठीक, हमको जो पता करना था है ना, उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6 - 8/3, जो चीज़ हमसे पूछी गई थी। इसको आप इस तरीके से लिख दो,
S3 माइनस S2 इज इक्वल टू 6 माइनस 8/3। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन सी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है u प्लस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। बस वैल्यूज रखनी है हमें। वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो u की वैल्यू 0 गिवन है, प्लस कौन से सेकंड में? ये nth सेकंड का फॉर्मूला है। nth सेकंड, इस बार हमारे पास थर्ड सेकंड की बात हो रही है, तो n की वैल्यू 3 रखनी है हमें। n इज इक्वल टू 3, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4/3। यहाँ पर ये कट जाएगा 2 टाइम्स हमारे पास इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 होता है हमारे पास 5, तो ये हो जाता है हमारे पास 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ये भी मीटर। अगेन आप देखोगे हमारे पास सेम आंसर आ जाता है। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। A particle moves in a straight line with constant acceleration। अब acceleration उसका constant है। क्या इसमें लिखा है? वो स्टार्टिंग के रेस्ट पे था? नहीं लिखा। It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second। The value of t is। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो इस क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे। हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। वो 2 पॉइंट से पास करता है, यहाँ से और फिर यहाँ से ना। यहाँ से वो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से भी वो ऐसे जा रहा होगा। हमें क्या बताया है? जिस वक्त वो यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आता है तो वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 135 मीटर। इस तरीके से हमसे पूछा इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा होगा ना, वो टाइम लगा है टी। टी की वैल्यू कैसे पता करोगे? ऑलराइट, बहुत ही अच्छा सवाल। यहाँ पे हमें टाइम टी लगा है, टी की वैल्यू कैसे पता करोगे? तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कि इनिशियली मेरे पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मुझे नहीं पता, मुझे एक्सेलरेशन भी एक्चुअली नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। तो ये वाली इक्वेशन यूज कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे हम देखते हैं v है u है, हमारे पास u भी था v भी था। एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का 135 ये भी मुझे पता है। तो इस इक्वेशन की मदद से मैं एक्सेलरेशन पता कर लूंगा। एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया तो मेरे पास v पता है मुझे यहाँ पर, u पता है मुझे यहाँ पर, एक्सेलरेशन पता चल ही चुका है, तो टाइम t भी पता चल जाएगा। इस अप्रोच का इस्तेमाल करें। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो पहले यही हम लगा देते हैं v स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे अब साइन कन्वेंशन को अच्छे से इंट्रोड्यूस करने की। तो लेट से इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मार्क कर देता हूँ, है ना। अब हर चीज़ हम साइन के साथ किया करेंगे। तो हमारे पास फाइनली वेलोसिटी कितनी है? इस तरफ है, उसको मैं प्लस में लिखना चाहूँगा। इट विल बी प्लस 20, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू का स्क्वायर। कितना है? यू भी देखो पॉजिटिव साइड में, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन मुझे पता ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे नापोगे? ऐसे नापोगे कि ऐसे नापोगे? तो देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमारी वेलोसिटीज इस तरफ है, राइट। तो हम यहाँ से यहाँ तक ही गए होंगे, और क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। ये भी भाई पॉजिटिव का 135 है। सारे के सारे साइन आ चुके हैं हमारे पास। वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। 20 का स्क्वायर वो जाता है 400 इज इक्वल टू 100 प्लस 2a इंटू 135 हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 135 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे दिखता है 150 डिवाइडेड बाई 135 दिखता है।
और इसको मैं फिर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाता है मेरे पास 30 डिवाइडेड बाई 20 एंड 7 मुझे देखने को मिल रहा है। 30 डिवाइडेड बाई 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो हमें समय बताना था, एक्सेलरेशन थोड़ी बताना था। तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम लिख देंगे v यानी कि 20 है ना, यहाँ से हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। 20 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आया था है ना, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम 30 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। अब यहाँ से हमें टाइम t की वैल्यू पता करनी है। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10 इज इक्वल टू 30t अपॉन 27। यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो इस तरीके से कट जाता है, 3 से ही कट जाता है 9 टाइम्स, और t की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9 सेकेंड, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा था, एंड d बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा ये सवाल था, 2 इक्वेशंस का हमको इस्तेमाल करना पड़ गया, बहुत ही बढ़िया सवाल। A car is moving along a straight road with uniform acceleration. Okay. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is. तो देखो हमें बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मानो जिसमें एक कार चल रही थी। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ कितनी थी, इसको मैं बोल देता हूँ, ये था हमारे पास P, ये था हमारे पास Q। इस वक्त वेलोसिटी थी हमारे पास 30 km पर आवर। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है मिड वे पर यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो हमें क्या बोल दिया गया है, इफेक्टिवली हमें बोल दिया गया है कि ये वाले दोनों डिस्टेंसेस हमारे बराबर है। अगर हमें बोला जाता ना कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पर इसमें जो टाइम लगा है और इसमें जो टाइम लगा है, दोनों टाइम बराबर होते तो हमारे पास एक्चुअली वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाती, ये आपके लिए वेरिएशन हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ती। इस इंटरवल में जितनी बढ़ती उतनी इसमें बढ़ती, तो इसमें भी 5 बढ़ती, इसमें भी 5 बढ़ती। तो हम बोलते हैं यहाँ 30 थी तो यहाँ से 5 बढ़ के यहाँ 35 हो गई होती। ये वाला आंसर तब करेक्ट होता जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्वल टाइम लगता है, यहाँ पे और यहाँ पर। अभी टाइम इक्वल नहीं है, अभी उन्होंने क्या बोला, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है ना। ये बहुत ही अच्छा अब सवाल हो गया। अब आपको सोचना है कि वैल्यू क्या आएगी। इसको हम स्मार्ट गेसिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया सॉल्व करते हैं, पहले स्मार्ट गेसिंग से देख लेते हैं। देखो यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है, 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 ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम रही होगी, ठीक। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कम रही है यानी कि इस वाले में हमें ज़्यादा टाइम लगा होगा। लेट्स से इसको बोल देता हूँ, यहाँ पे टाइम लगा है t1, यहाँ पे टाइम लगा है t2। t1 बड़ा होगा या t2 बड़ा होगा। देखो यहाँ पर वेलोसिटीज़ कम थी हमारी, यहाँ पे वेलोसिटीज़ ज़्यादा है ना। यहाँ पे 40 के आसपास हो गई, यहाँ पे 30 के आसपास ही थी। तो हमें एक चीज़ पता है कि भाई t1 विल बी मोर देन t2, क्योंकि यहाँ पे आप धीरे धीरे चल रहे थे, यहाँ पे तेज तेज चल रहे हो, तो कम समय लगा होगा क्योंकि डिस्टेंसेज दोनों बराबर है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है t1 ज़्यादा होगा। अच्छा t1 ज़्यादा है, अगर t1 और t2 बराबर होते तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आती, 35 एग्जैक्टली। t1 ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास 35 से ज़्यादा हो गई है ना, तो v विल बी मोर देन 35। और ऐसा एक ही ऑप्शन है ना, इसका मतलब ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। मैं इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ। ये तो हो गया स्मार्ट गेसिंग। मान लो हमें गेस वर्क नहीं करना, हमें तो भाई सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इस तरफ हमारे पास वेलोसिटी और वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो क्या मैं बता सकता हूँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ रहा होगा। हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही रहा होगा और यही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन भी, इसको मान लेते हैं। क्या यहाँ पर हमें समय का कोई भी जिक्र है, ये तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए भी लिख दिया था, ये समझाने के लिए। टाइम का हमें काम ही नहीं करना, तो हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, क्या मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता है, अभी तक तो नहीं पता। तो एक काम करता हूं, मैं इस डिस्टेंस को बोल देता हूं भाई ये था मेरे लिए x और ये वाली डिस्टेंस भी है मेरे लिए x। मैं लिख दूंगा पहली इक्वेशन
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वी स्क्वायर यानी फाइनली क्या वेलोसिटी हो गई, वो हो जाती है मेरे पास अच्छा मेरे को इसको वी एम लिख देना चाहिए, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 40 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से वहाँ तक जाने में, टोटल हुआ है 2x के बराबर। ठीक, यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू आती है, मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 1600 माइनस 900 विल बी इक्वल टू 4ax, मुझे ये पता चलता है। यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी 900, ये जाता है 700 इज इक्वल टू 4ax, मुझे ये पता चल गया। ठीक, अब सेम इक्वेशन मैं दूसरी बार लगाऊंगा, लेकिन अब की बार लगाऊंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि मुझे वी पता करनी है। या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए भी लगा सकते हो, सेम आंसर आने वाला है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में इक्वेशन लगाते हैं। अब की बार मैं क्या लिखूंगा, Vm का स्क्वायर, क्योंकि अब ये बन चुकी है फाइनल वेलोसिटी, विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ x का, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी x की। ओके, तो Vm का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाती है 900 प्लस 2ax। 2ax तो मुझे पता ही नहीं है, ना मुझे a पता है ना मुझे x पता है, लेकिन मुझे 4ax की वैल्यू पता है। यहाँ से मुझे दिख जाता है भाई, मेरे को पता चल गया 2ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो यह आ जाता है 900 प्लस 350, तो ये कितना हो जाता है 1250। हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर आ चुका है। तो वेलोसिटी जो मिड पॉइंट पर आने वाली हो जाएगी √1250। अब आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ √, है ना, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 50, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ √25 इंटू 25 इंटू 2, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 25√2, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक ही इक्वेशन को हमने 2 बार लगाया, यहाँ से और यहाँ के बीच में, या फिर आप चाहो तो यहाँ और यहाँ के बीच में भी लगा दे तो भी करेक्ट आंसर आ जाता। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है हमारे बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स नीट मंथ का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे PYQs है और साथ में कलरफुल नोट्स की PDF भी आप खरीद सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी चेकआउट करो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।